तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती है, करेंसी यानी पैसा। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने पक्का सोचा होगा कि एक साधारण सा कागज का टुकड़ा देश को चलाने वाला इतना पावरफुल टूल कैसे बन जाता है। आज हम पैसों के इसी फिजिकल क्रिएशन और उसके लिमिट्स को डिकोड करेंगे। आज हम इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझेंगे। पहले देखेंगे एक बैंक नोट की फिजिकल बनावट यानी उसकी एनाटॉमी। फिर बात करेंगे इसकी छपाई के अर्थशास्त्र की। उसके बाद ये छपा हुआ पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है और आखिर में सबसे अहम बात, मनी सप्लाई, जीडीपी और इन्फ्लेशन के बीच का वो गहरा कनेक्शन जो हर इकोनॉमिक स्टूडेंट के टिप्स पर होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैंक नोट की बनावट से। पैसे को लेके ना हमारे दिमाग में एक जादुई सी फीलिंग होती है, राइट? लेकिन आज उस जादू को साइड में रखकर एकदम प्रैक्टिकल तरीके से इसके फिजिकल ओरिजिन को समझते हैं। शायद आपको पता हो, भारत में नोट छापने का काम दो अलग अलग बॉडीज के बीच बटा हुआ है। एक तरफ है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली कंपनी SPMCIL, जो नासिक और देवास के प्रिंटिंग प्रेस संभालती है, और दूसरी तरफ है रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी BRBNMPL, जिसके पास मैसूर और सालबोनी के प्रेस का कंट्रोल है। मतलब सरकार और सेंट्रल बैंक दोनों का इस सिस्टम में अपना अपना क्रूशियल रोल है। इसे अगर हम मैप पर देखें तो पूरे देश में नोट छापने के 4 मेन प्रिंटिंग प्रेस हैं, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। और अगर सिक्कों की बात करें, जिन्हें हम टकसाल या मिंट कहते हैं, तो वो भी 4 हैं, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता में। ये करेंसी मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही शानदार ज्योग्राफिकल नेटवर्क है। अब ये फैक्ट सुनिए, ये लिटरली आपको हैरान कर देगा। आपको क्या लगता है नोट का कागज कहाँ से आता है? एक्चुअली इस्तेमाल होने वाला लगभग 80% खास करेंसी पेपर जापान और यूके जैसे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। सिर्फ 20% ही भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की मिल में बनता है। और जो इंक इस्तेमाल होती है ना, वो स्विट्जरलैंड से आती है। इस इंक में इतने कमाल के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं कि जाली नोट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो परमानेंट बैंक नोट्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शुरू किया था। भारत में ब्रिटिशर्स ने 1862 में पहली बार नोट इंट्रोड्यूस किए। फिर 1920s आते आते हमारी अपनी लोकल छपाई शुरू हो गई, और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1957 में, जब मिनिमम रिजर्व सिस्टम लागू हुआ। ये सिस्टम आज भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे मजबूत पिलर है। ओके, तो कागज और स्याही की बात हो गई। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, द इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिंटिंग। मतलब एक फिएट करेंसी को छापने में असल में खर्चा कितना आता है? जरा गेस कीजिए। सिर्फ ₹3.53। जी हाँ, 2018 के टाइम पर 2000 रुपये का एक नोट छापने की कॉस्ट सिर्फ इतनी ही थी। यही तो फिएट वैल्यू का असली मतलब है। महज कुछ रुपयों की कॉस्ट लगाकर हजारों रुपए की वैल्यू तैयार कर देना। अमेजिंग है ना? अगर हम प्रिंटिंग कॉस्ट के ट्रेंड को देखें तो पुराने 500 के नोट को छापने में करीब ₹3.09 लगते थे। जब 2000 का नोट नया आया तो कॉस्ट थी ₹4.18, जो बाद में एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से घट के ₹3.53 रह गई। अब आप समझ रहे होंगे कि 2 और 5 रुपए के नोट छपना क्यों बंद हो गए, क्योंकि उन्हें छापने और मेंटेन करने का खर्चा उनकी अपनी फेस वैल्यू से भी ज्यादा पड़ने लगा था। और यहीं पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है। 10 रुपए के नोटों को मेंटेन करने का खर्चा अक्सर सबसे ज्यादा होता है। रीजन बहुत सिंपल है। ये छोटे नोट मार्केट में इतनी तेजी से हाथ बदलते हैं कि ये बहुत जल्दी फटते और खराब होते हैं, तो उन्हें बार बार रिप्लेस करने का खर्चा बढ़ जाता है। चलिए, नोट छप गए, उनकी कॉस्ट भी हमें समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रिंटेड कागज एक लीगल टेंडर बनकर हम तक यानी आम जनता तक कैसे पहुंचता है? छपाई के बाद ना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और ऑटोमेटेड प्रोसेस फॉलो होती हैं। सबसे पहले मशीनें खुद ऑटोमेटेड क्वालिटी चेक करती हैं, कोई भी डिफेक्टिव नोट तुरंत बाहर। उसके बाद हर एक नोट पर एक यूनिक सीरियल नंबर डाला जाता है। दुनिया में कोई भी 2 नोट सेम नहीं हो सकते। और लास्ट में रैंडम सैम्पलिंग से ये डबल चेक होता है कि कोई भी फिजिकल एरर तो नहीं छूट गया।
अच्छा, रेगुलेशंस की बात करें तो एक बड़ा ही मजेदार एक्सेप्शन है। मार्केट में जितने भी नोट हैं सब आरबीआई जारी करता है और उन पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, राइट? लेकिन 1 रुपए का नोट इसका एक बड़ा अपवाद है। इसे भारत सरकार जारी करती है और इस पर हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव के साइन होते हैं। इकोनॉमिक्स के नजरिए से ये एक बहुत ही क्रूशल डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब इस फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन को समझते हैं। प्रिंट होने के बाद नोट जाते हैं आरबीआई के रीजनल ऑफिसेज में, वहां से कमर्शियल बैंक्स में और फिर एटीएम या कैश काउंटर्स के थ्रू हमारे और आपके पास। और जब यही नोट पुराने या कट फट जाते हैं तो इसी चेन से वापस सेंट्रल बैंक तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें डिस्ट्रॉय करके नए नोट मार्केट में डाल दिए जाते हैं। और अब हम आज के एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल पार्ट पर आ गए हैं, मनी सप्लाई, जीडीपी और इन्फ्लेशन के कड़े नियम। अगर आप इकोनॉमिक्स को गहराई से समझना चाहते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक गार्ड रेल्स समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दिमाग में एक बेसिक लेकिन बहुत गहरा सवाल तो आता ही होगा कि यार अगर पैसा छापना इतना ही सस्ता है तो कोई भी देश अनलिमिटेड पैसा छापकर अपनी सारी गरीबी दूर क्यों नहीं कर देता? मतलब धड़ाधड़ नोट छापो और सबको अमीर बना दो। आखिर ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकता है? इसका पहला जवाब है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 1957 के इस रूल के तहत आरबीआई को नए नोट छापने से पहले अपने पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति एक रिजर्व के तौर पर रखनी ही होती है। ये वो लीगल बाउंड्री है जो किसी भी देश को बेहिसाब और अंधाधुंध पैसा छापने से रोकती है। और अब सबसे मेन बात, अर्थशास्त्र का ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए। करेंसी की प्रिंटिंग को हमेशा देश की जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के साथ एकदम अलाइन होना चाहिए। मनी सप्लाई को आप बस हवा में क्रिएट नहीं कर सकते, इसे एक्चुअल इकोनॉमिक आउटपुट के साथ बैलेंस होना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा अटल मैक्रो इकोनॉमिक रूल है जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। जरा सोचिए, अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाए तो क्या होगा? अगर कोई देश जरूरत से ज्यादा पैसा छाप दे तो उस करेंसी की वैल्यू एकदम से गिर जाएगी। लोगों के हाथ में पैसा तो बहुत आ जाएगा, लेकिन मार्केट में सामान का प्रोडक्शन तो उतना ही है ना। तो होगा ये कि उसी सामान के लिए लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार होंगे और फिर कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भागेंगी। इससे एक भयंकर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाएगी जो पूरी इकोनॉमी को तबाह कर सकती है। तो अब हम इस एक्सप्लेनेरा के बिल्कुल एंड में आ गए हैं। आज के टाइम में जब देश इंक और करेंसी पेपर के मामले में सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ये सोचना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि फ्यूचर में फियाट करेंसी छापने का ये पूरा फिजिकल मैकेनिज्म इन सख्त मैक्रो इकोनॉमिक रूल्स के साथ कैसे इवॉल्व होगा। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी की असली ताकत इसी कागज, स्याही और पॉलिसी के परफेक्ट बैलेंस में ही तो छिपी है। इस एक्सप्लेनेर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।